देश की विदेश नीति चर्चा में है और उसमें भी आयात निर्यात खास करके विशेष चर्चा में है। लेकिन एक चीज़ें जो इस बीच इस पूरे दशक में सामने आई हैं, हम यहाँ से अपने तमाम लोगों को निर्यात करते रहे हैं, तमाम पूंजीपतियों को हमने निर्यात किया है। उनको पहले यहाँ पर्याप्त धन दिया और उसके बाद फिर धीरे से उनको पोर्ट कर दिया कि जाओ चलो खाओ। लेकिन अब तो स्थिति ये है कि बहुत सारे लोग स्वयं स्वतः देश छोड़ के जा रहे हैं, देश छोड़ के जा रहे हैं और उसमें हमारे पीयूष गोयल साहब स्टेटमेंट देते हैं कि अगर हमारे देश से निवेश बाहर जा रहा है तो हमारे कानों में मधुर संगीत बजता है। जब मैं ये सुनता हूँ कि फला आदमी हमारे देश से बाहर जा रहा है, पूंजी लेकर के निवेशक जा रहा है, तो हमारे कानों में मधुर संगीत बजता है। तो एक तो हमने सुना था, हमारे यहाँ कहावत है कि एक नीरो महोदय थे, वो भी बंसी बजाया करते थे। तो अब आजकल हमारी सरकार में हमारे मंत्री लोग बंसी बजा रहे हैं। कौन कितनी मधुर बंसी बजा देता है और कितनी मधुर बंसी सुन सकता है। लेकिन सबसे बड़ी जो इस समय विडंबना है कि हमारे देश से पिछले साल 1,35,000 लोग यहाँ से बाहर गए, अरबपति लोग हमारे देश से। और इस बार का रिकॉर्ड है कि 2025 में करीब 1,42,00,000 लोग बाहर जा रहे हैं। आखिर इसके पीछे क्या कारण है? क्या यहाँ अब तक तो ये था कि हमारे यहाँ रोजगार नहीं है, हमारे नौजवान बाहर देशों में जा रहे थे और वहाँ से जब उनको बांध छान करके बेड़ी हथेली लगा करके हमारे यहाँ भेजा गया तो हमारी ये सरकार कितने गर्व के साथ अपना पीठ थपथपा रही थी कि जहाँ वहाँ की तो ऐसी पॉलिसी है, लोग वहाँ गए ही क्यों? माने यहीं मरे, यहीं पर भुखमरी के शिकार हो, इनका 5 किलो अनाज खा करके और जो इनके यहाँ इनको वोट देते रहे, इनकी सरकार बनाते रहे, वही ठीक है। आज हम इसी बात पर चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या स्थिति है कि हमारे यहाँ से सारे निवेशक, हमारे यहाँ से जितने संपन्न लोग हैं, गरीब लोग हैं, आखिर कोई यहाँ क्यों नहीं रहना चाहता है। और खास करके अभी हमने देखा, एक समाचार आया कि एक देश है वानुआतू में हमारे ललित मोदी जी, जिनको यहाँ की सरकार ने विधिवत सम्मान के साथ इनको बाहर भिजवा दिया और नाटक नौटंकी के तहत फिर उनके ऊपर केस भी किया। और वहां से वानुआतू में फिलहाल वहां पर 30 भारत के नागरिक वहां पर उन्होंने शरण लिया है। और वहां का एक है कि 1,25,00,000 रुपए आप वहां दीजिए और आप वहां की नागरिकता ले लीजिए। और उसमें भी यह है कि 113 देशों में फ्री वीजा उनको घूमने का, उनको अपना व्यापार करने का, सब चीज का। तो क्यों नहीं कोई वहां पर जाना चाहेगा, क्यों नहीं कोई वहां पर रहना चाहेगा? टैक्स फ्री है वहां पर, कोई टैक्स नहीं है। तो इन सारी चीजों, लेकिन आज की तारीख में भी हमारी सरकार इसके प्रति आखिर गंभीर क्यों नहीं है? क्यों जा रहे हैं हमारे यहाँ से लोग विदेशों में? आज हम इसी बात पर चर्चा हम करने के लिए इकट्ठा है। हमारे साथ हैं बनारस यूनिवर्सिटी के कॉमर्स के प्रोफेसर और जाने माने अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्री, ख्यातिलब्ध गांधी विद्या संस्थान के पूर्व निदेशक प्रोफेसर दीपक मलिक। प्रोफेसर दीपक मलिक साहब, आपका स्वागत है। और हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार अरुण गोयल जी, दिल्ली से, आपका भी स्वागत है। और भी लोग आएंगे, उनसे हम चर्चा करेंगे। तो हम चर्चा की शुरुआत करते हैं प्रोफेसर दीपक मलिक। प्रोफेसर दीपक मलिक, आप तो अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्री भी हैं, राजनीतिज्ञ भी हैं, और तो आप इसको कैसे देखते हैं? वाली जी, जो आज की स्थिति है भारतीय अर्थतंत्र की, उसमें ये कोई बहुत अस्वाभाविक नहीं है कि हमारे जो उद्योगपति हैं और जो खास तौर से मझले दर्जे के, वो अगर बाहर का रुख करते हैं तो हमें बहुत आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ज़्यादा देखिए, एक अभी तक तो 2-3 आंकड़े आए जो आपके ही संवाद उसमें ट्यूब में काफ़ी हद तक उस पर बातचीत हुई। एक तो 100 करोड़ आदमी डीमोनेटाइज्ड हैं या जिनकी मोनेटाइजेशन नहीं हुआ है, मतलब वो बाजार के काबिल ही नहीं। इसके अलावा आपने खुद जिक्र किया कि लोग किस तरह से अमेरिका जा रहे हैं डंकी रूट के माध्यम से और फिर लौटाए जा रहे हैं हथकड़ी बांधकर, और उस पर भी भारत सरकार की कोई प्रतिक्रिया खास तौर से नहीं दिखलाई पड़ती है,
जबकि छोटे मोटे मुल्क लैटिन अमेरिका के भी उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि इस तरह से आप किसी आप प्रवासी को आप अपमानित नहीं कर सकते हैं, उसको भेज सकते हैं, ठीक है, आप कागजात नहीं है, आप भेज दीजिए, उनको लौटा दीजिए, लेकिन ये अपमान नहीं कर सकते हैं। हुआ क्या है कि 3-4 चीजें हमारे अर्थतंत्र में पिछले दिनों दिखलाई पड़ी। एक तो सबसे जो हास्यास्पद हिस्सा है कि अभी भारत सरकार के आर्थिक मंत्रालय में, उनके वित्त मंत्रालय में भी ये बात गूंजने लगी है कि कुंभ से और शिवरात्रि से, कुंभ से और इसी तरह के मेलों से, रिलीजियस टूरिज्म से और शादियों से हमारा अर्थतंत्र चंगा हो जाएगा। अगर ये हालत है हमारी अर्थतंत्र की कि हमारे अर्थतंत्र को चंगा करने का और कोई उपाय नहीं है, हमारा एक्सपोर्ट नहीं बढ़ सकता है, हमारी परफॉर्मेंस नहीं बेहतर हो सकती है। हमारे लिए एक बहुत बड़ा मौका बना था, खासतौर से कोविड के बाद, क्योंकि एक सप्लाई लाइन जो सप्लाई चेन थी चीन से, वो टूट गई थी। वो सप्लाई चेन हम आराम से हम उसमें एंटर कर सकते थे, उसके भीतर जा सकते थे, लेकिन हम कर नहीं पाए। हमसे कहीं ज्यादा वियतनाम ने किया है उसमें। तो अब हमारे अर्थतंत्र के जो आगे बढ़ने की और बढ़ोतरी की जो संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं, वो ऐसे अनप्रोडक्टिव किस्म के जमावड़ों के माध्यम से किया जा रहा है कि भाई शादी, कुंभ मेला वगैरह वगैरह से हमारी जीडीपी बढ़ जाएगी। ठीक है, एक समय में, एक छोटे अवधि में एक छोटा मोटा परिवर्तन हो सकता है, हम ये नहीं कहते हैं, लेकिन इससे कोई बुनियादी फर्क नहीं पड़ेगा। और खासतौर से प्रोडक्शन में, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, उसमें तो लगातार डिक्लाइन दिखलाई पड़ रहा है। हमारे पास जो डेटा भी है, उस डेटा के अनुसार भी पिछले दिनों काफी हद तक जीडीपी ग्रोथ घटी है। और ये डेटा जो है, ये कोई विपक्ष के अर्थशास्त्री या विपक्ष के लोगों ने नहीं दिया है, ये जो सरकार को समर्थन करते हैं ऐसे ही लोगों ने दिया है। उसमें एक हमारे पुराने कलीग रहे हैं, डी.के. श्रीवास्तव साहब, यहाँ इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में थे, वो हैं। डी.के. श्रीवास्तव का कहना ये है कि हमारा जो ग्रोथ रेट है जीडीपी का 9.2 था, और वो घट के इस बार 6.5 हो गया। इस तरह के तमाम आंकड़े हमारे सामने हैं। अब इन आंकड़ों से निराशा होना कोई बहुत अस्वाभाविक नहीं है। दूसरी बात कि जो हमारे सरकार का चाल चलन है कि वो क्रोनी कैपिटलिज्म, या कुछ उनके औद्योगिक घराने हैं, कुछ उनके व्यवसायिक घराने हैं जो उनके बहुत प्रिय पात्र हैं, जैसे अडानी हुए, जैसे अंबानी हुए, और खास तौर से अडानी। तो अडानी के लिए कोई भी नियम तोड़ा जा सकता है, किसी भी नियम को की अवहेलना की जा सकती है, कोई भी नियम बदल दिया जा सकता है रातों रात। बंबई में उनको एयरपोर्ट देने के लिए बाकायदे नियम बदल दिए गए। उसी तरह से अमेरिका में उनके ऊपर मुकदमा आया है, उस मुकदमे में भारत सरकार को कदम उठाना चाहिए। भारत सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है, और बल्कि उन्होंने कहा है कि वो वहां पर जो है वो अपना जूझ लेंगे, हमसे कोई लेना देना नहीं। तो ये जो इस तरह का जो वातावरण है उद्योगपतियों के दौर के बीच, वह भी बहुत उद्योगपतियों को सशंकित कर रही है, उनमें डर पैदा कर रही है कि यह सरकार तो अपने कुछ चुने हुए पूंजीपति घरानों के लिए, कुछ औद्योगिक घरानों के लिए किसी भी एक्सटेंट तक, किसी भी क्रम, किसी भी जगह तक जा सकती है, किसी भी दिशा में और किसी भी दूरी तक जा सकती है मदद करने के लिए। तो ये एक, जिसे कहते हैं, अनसर्टेनिटी का वातावरण बन रहा है पूरे देश के अंदर। और खास तौर से जो इकोनॉमी के बेसिक पैरामीटर्स हैं, क्योंकि उसकी पूरी अवहेलना हो रही है। एक गैर इकोनॉमिक निज़ाम को सबसे ज्यादा प्रधानता दी जा रही है, इसलिए इसका डर होना हमारे
मध्यम दर्जे के जो उद्योगपति हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बाकी लोग हैं, उनमें इस तरह का भय होना कोई बहुत अस्वाभाविक। दूसरी बात ये कि एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रंप साहब का एक जो जमाना आया है, ट्रंप साहब ने, ठीक है, ट्रंप का अर्थतंत्र जो है दूसरों को तो बहुत जम के निशाने पे ले रहा है, खासतौर से अपने टैक्सेशन की पॉलिसी से, टैरिफ पॉलिसी से, लेकिन उनको अपने देश के अंदर उत्पादन बढ़ाने के लिए और पूंजीपतियों को प्रोत्साहन देने के लिए पूरी तौर से ट्रंप प्रशासन ने अपना बस्ता खोल लिया है, अपना फेडरल बैंक खोला है, सब कुछ खोला है, इंटरेस्ट रेट भी थोड़ा बहुत कम कर किए हैं। तो ये सब जो प्रक्रियाएं हुई हैं, इसके फलस्वरूप एक बहुत बड़ा बाजार के अंदर, हमारा जो बाजार था उसमें फॉरेन पोर्टफोलियो जो इन्वेस्टमेंट्स थे वो अचानक गायब होना शुरू हुए हैं, जिसका नतीजा ये है कि हमारा स्टॉक एक्सचेंज का कोलैप्स हुआ। तो एक जो ये नई ट्रम्पियन इकोनॉमिक्स आई है वह भी जिम्मेदार है, और उसका सामना हमारी सरकार नहीं कर पा रही। हम तो बल्कि ये ट्रंप साहब से मिलने के लिए और ट्रंप साहब से हमारी बातचीत हो रही है, उसको बड़ा सफल दिखाने के लिए हमने न जाने कितने प्रयत्न किए हैं, और वो कहीं ये सब प्रश्न जो हैं, कहीं ये सब जो बातचीतें हुई हैं, वो कहीं भी सत्य के आसपास नहीं है, सारे झूठे वायदे ही हैं। एक तौर से जुमला है, जैसे जिस जुमले के आधार पे चुनाव जीतते रहे वही जुमला फिर दिखलाई। ये एक चीज और कि जो डिमांड है, जो मांग है अर्थतंत्र में, वो बढ़ नहीं रही। इन्वेस्टमेंट जो है हमारे यहाँ घटा है, इन्वेस्टमेंट का रेट, ग्रोथ रेट घटा है, और ये घटने के कारण जो कारण है कि लोगों के पास पैसा नहीं है। जब आप खुद ही डाटा दे रहे हैं कि 100 करोड़ जो हैं वो मोनेटाइज्ड नहीं है, तो लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों के पास अर्थतंत्र नहीं है। हमने अर्थतंत्र को विकसित करने की राजनीति नहीं की है, एक ढांचा नहीं बनाया है। हमने अर्थतंत्र को हमारी राजनीति पर, जो अभी मौजूदा सरकार है उनकी राजनीति को सफल बनाने के लिए केवल पूरे अर्थतंत्र का इस्तेमाल किया है। तो अर्थतंत्र की जो ग्रोथ रेट है, जो बेसिक ग्रोथ रेट है, वो टूट गई है, वो भीतर से समाप्त हो गई। अगर यही 100 करोड़ आदमी में कम से कम 20% भी, 30% भी मोनेटाइज्ड अगर हो सकते थे, तो वो अर्थतंत्र के लिए ग्रोथ रेट, ग्रोथ का एक पैमाना बनता। ऐसा नहीं हो रहा है। तो हम समझते हैं कि ये सारी चीजें हैं, इन सब चीजों को मिलाकर एक माहौल बना है, जिस माहौल में जो हमारे यहाँ जो व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, वो भी समझ रहे हैं कि अब यहाँ पर हमारे लिए कोई गुंजाइश नहीं बची हुई है, और हमें अब फिर आते हैं सर, ऐसे देशों में जाना होगा जहाँ हम कुछ व्यापार कर पाए, कुछ कर पाए। और खासतौर से टैक्स फ्री वगैरह की भी बात आपने उठाई, बांधुकू वगैरह में, उसका भी एक आकर्षण है ही है, क्योंकि अब हम जिस तरह से जीएसटी और बाकी टैक्सों को लागू करते हैं, उसका भी प्रहार बड़े पूंजीपति पर तो नहीं, लेकिन छोटे पूंजीपतियों पर, जो मध्यम दर्जे के पूंजी हैं, मध्यम दर्जे के इंडस्ट्रीज हैं, उन पर काफी पड़ रहा है। तो ये सब का नतीजा ये है कि डिमांड पर कमी आई है। और फिर आते हैं सर। दादा, ये जब देश की कोई नीति ही नहीं है और सामने दिखाई पड़ रहा है कि ये मानसिक दिवालिया हो गए एक तरीके से, लोग कैसे देश संचालन होना चाहिए, और जो आदमी 5 किलो अनाज पर 80 करोड़ आबादी अपनी निर्भर है, उससे भी आप टैक्स वसूल, अपना टैक्स पर टैक्स आप उसको वसूल रहे हो, दोहन कर रहे हो, और जो पूंजीपति लोग हैं जो यहाँ पर निवेश कर रहे हैं, जो फिर इंडस्ट्री लगा सकते थे, आप उनको कोई वरीयता नहीं दोगे, आप उनका कोई उपयोग नहीं करोगे, तो आखिर जो भी आदमी है अपना बिजनेस तो करेगा अपना। अगर आप उसे वरीयता नहीं दोगे, अगर अपने यहाँ कदम कदम पर उसका दोहन होगा, उसका प्रताड़न होगा, तो कोई आदमी क्यों आपके यहाँ रहना चाहेगा? कोई क्यों आदमी जाकर के दुबई में नहीं रहेगा, सिंगापुर में नहीं रहेगा, वानुआतू में अपना जाके बिजनेस नहीं करेगा? तो आखिर ये चीजें हमारी सरकार समझ नहीं पा रही है, या ये समझने की कोशिश नहीं कर रही है, या ये समझने की क्षमता इनमें नहीं रह गई है, और ऐसे लोगों को जनता आखिर कब तक झेलेगी?
अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए जरा। उसमें एक पीरियड था जिस समय हम एक डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल करते थे, और विकास का अर्थशास्त्र जो था एक बहुत केंद्रीय भूमिका निभाता था, और हम कोशिश करते थे कि हमारा शुरुआती दौर जो रहता, खासतौर से जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, जवाहरलाल नेहरू का दौर, प्लानिंग कमीशन, ये सब कुछ जो और उद्योगों का विकास, इवन पब्लिक सेक्टर का बनाना, ये सब कुछ इसलिए बना था कि एक विकास की एक पूरी पृष्ठभूमि बने। अब सवाल है कि अब विकास की बात को छोड़कर अगर हम ऐसे सवालों पर अपने देश की अर्थतंत्र को निर्भरशील बनाए जो उत्पादन से नहीं जुड़ी हुई है। अब यही मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी कि आप कुंभ मेला के ऊपर, जो उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, सबसे बड़ी जनसंख्या है, अगर उत्तर प्रदेश में विकास होता है तो उत्तर प्रदेश के आसपास के इलाकों में भी विकास होगा। वो विकास केवल उत्तर प्रदेश तक नहीं, बिहार तक जाएगा, मध्य प्रदेश के इलाकों में जाएगा, पंजाब में जाएगा, तमाम जगहों में जाएगा, राजस्थान में जाएगा। तो अगर उस देश का मुख्यमंत्री, जिसकी बड़ी आकांक्षा है कि वो प्रधानमंत्री बन जाए, तो अगर वो ये कहने लगते हैं कि हमारा ये कुंभ मेला और बाकी चीजों से ही ये जो रिलीजियस टूरिज्म वगैरह बन रहा है, इन्हीं सब चीजों से हम एक नए विकास की पृष्ठभूमि बना लेंगे, तो ये सबसे बड़ा कठिन दौर है इस मायने में। मतलब एक केवल वो चुनाव जीतने के लिए, अपने पॉलिटिकल पावर को अपने हाथ में रखने के लिए, या उसका और भी उसको विस्तार करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, उन्होंने अर्थतंत्र के मूल जो नियम है, अर्थतंत्र की जो मूल आवश्यकताएं हैं, उनको दरकिनार कर दिया है। दूसरा, अगर केंद्रीय सरकार को लें तो केंद्रीय सरकार की और भी समस्याएं हैं। उनकी फाइनेंस कमीशन है, फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन अभी पनगरिया साहब हो गए हैं। पनगरिया साहब को मेरे ख्याल से बुनियादी तौर पे, पनगरिया साहब जिंदगी भर इकोनॉमिक्स पढ़ाए हैं और अमेरिका में पढ़ाए हैं, बुनियादी तौर पे उनको भारतीय अर्थशास्त्र और खास तौर से हमारे सूबे जिस तरह से बने हुए हैं, क्योंकि फाइनेंस कमीशन का काम तो सूबों में पैसा अलॉटमेंट, उनको एक उसका निर्णय करने का ही अधिकार रहता है, करते हैं, तो उसके बारे में कोई खास समझ नहीं। तो इस तरह से एक पूरा गैर आर्थिक पृष्ठभूमि के लोगों को इस सरकार में जगह मिलती है। क्रॉनिक कैपिटलिज्म चलता है। अडानी साहब का केस इतना ज्यादा हम लोगों के सामने है, सब लोगों के सामने है, कि क्रॉनिक कैपिटलिज्म का और कोई उदाहरण नहीं दिखाई पड़ सकता है। ये बात सही है कि अपेक्षाकृत हमारे यहाँ कानून और बहुत सारी कुछ ढांचे हमारे यहाँ विकसित रहे हैं, लेकिन कानून और उन ढांचों को पूरी तरह से भीतर से दीमक लगा के खत्म कर दिया जा रहा है, वो भी बात सच है। तो हम जिसे कहते हैं कि ऐसी हालत में जो हमारा उद्योगपति है, जो जिसको आगे बढ़ना है, जो लोग आगे बढ़ गए हैं उनकी बात छोड़ दीजिए, उनका सरकार में रिश्ता है, उनका रूलिंग पार्टी और रूलिंग क्लास से रिश्ता है, लेकिन जिनको आगे बढ़ना है उनके लिए और कोई रास्ता नहीं रह जाता है, और वो इसीलिए बाध्य होते हैं कि बाहर जाएं, बाहर का रुख करें, क्योंकि हम चाहे जितना कानून और तमाम चीजों से समृद्ध हों, लेकिन चूंकि कानून में एक दीमक पड़ गया है, कानून बिल्कुल से हम कानून बनाए इसलिए, मतलब लगभग कानून हमारे ऐसे हैं जो वायलेट किए जाने के लिए ही उनका उपयोग होता है। कानून बनाना मतलब वायलेट करना। तो ये क्रॉनिक कैपिटलिज्म के दौर में और इस दौर में हम समझते हैं कि हम विकास के अर्थतंत्र को बिल्कुल से हमने नजरअंदाज किया है, छोड़ दिया है, और एक राजनीतिक दल जिन लोगों का शासन है, दिक्कत ये है कि वो इस नजरिए से, विकास के नजरिए से देखते ही नहीं है। उनका नजरिया कहीं ना कहीं सांप्रदायिक है, उनका नजरिया कहीं ना कहीं गैर आर्थिक प्रश्नों को उभार कर
अपना वोट बैंक बनाए रखना है, और वो देख रहे हैं कि इससे वोट बैंक बनता है, उनको फायदा होता है। और यही वजह है कि जिसकी वजह से वो जो अर्थतंत्र की मूल आवश्यकताएं हैं, जो जहाँ पर कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं, वहां पर वो कहीं आना नहीं चाहते हैं। आज ग्रोथ रेट का जो पूरा जीडीपी ग्रोथ रेट और कैपिटल पूंजी है, बैंक इन्होंने रेट्स भी कम किए हैं रिजर्व बैंक, फिर भी कोई पूंजी लेने वाला नहीं है, इसलिए कि भाई डिमांड नहीं है बाजार में। बाजार में डिमांड रहेगा तभी तो पूंजी लेंगे, तब तक कुछ बिकेगा, सामान कुछ होगा। एक अर्थतंत्र की जो एक पूरी साइकिल है, उस साइकिल के प्रति इनका कोई आग्रह नहीं है। इनका आग्रह है कि हम किसी तरीके से अपने चुनाव के लिए कुछ ऐसा रास्ता बना लें जिससे हम आगे बढ़ सकें। इसका नतीजा देखिए बहुत स्वाभाविक है कि जो एस्पिरेशनल इंडस्ट्रियल क्लास है, वो तो कहेगा कि साहब अब हमारे लिए यहाँ जगह नहीं रहेगी, हम फिर आगे चलें, हम आगे बढ़ें, हम कहीं दूसरे ऐसी जगह तलाश करें जहां हम कुछ कर सकते हैं। तो ये बातें खास तौर से आज के माहौल में दिखाई पड़ रही है, और ये बड़ी खतरनाक बात है कि एक पूरी की पूरी इकोनॉमिक सिस्टम, और बहुत बड़ी इकोनॉमिक सिस्टम है हमारी, उस इकोनॉमिक सिस्टम को इन्होंने अपने पॉलिटिकल उद्देश्यों से, अपने राजनीतिक उद्देश्यों से उस तरह उसको गुलाम बना दिया है, इसको एक इंस्ट्रूमेंट बना दिया है अपना, जिससे कि ये मूल जो आर्थिक और अर्थतंत्र की आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति ही नहीं हो सकती, बल्कि वो नीचे और जा रहा है।